नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। यह कार्यक्रम आज हमने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर तैयार किया है। शिक्षक यानी समाज का वह आईना जो समाज को दर्पण दिखाता है। बचपन से लेकर के कॉलेज की शिक्षा समाप्त होने तक शिक्षक का हमारे जीवन में अहम रोल रहता है। हालांकि शिक्षक का रोल पूरे जीवन भर रहता है, फिर भी हमारी शुरुआत शिक्षक के रूप में ही होती है। हमारे सबसे पहले शिक्षक घर में माता पिता होते हैं, उसके बाद स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वहीं से हमारे कैरियर की लाइन शुरू होती है। शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को लेकर के हम ये मनाते आ रहे हैं। उसकी एक खास वजह यह भी है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में वे राष्ट्रपति बने। वे शिक्षक थे और शिक्षक से के मुकाम से वे कहां तक पहुंचे, इसकी एक मिसाल थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस दिन शिक्षकों का सम्मान भी किया जाता है। लेकिन इन तमाम सारी बातों के बीच में शिक्षकों को लेकर के बहुत सारे मिथक समाज में हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि शिक्षकों के ऊपर ओवरलोडेड हैं। शिक्षकों से काम बहुत लिया जाता है। आज़ादी के बाद से चाहे वो पल्स पोलियो का अभियान हो, चाहे टीकाकरण का अभियान हो, या जनसंख्या गिनती का काम हो, जनगणना का काम हो, या फिर चुनाव कराने हो, शिक्षकों को उसमें झोंक दिया जाता है। तमाम शिक्षक संघ कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों का लोड कम किया जाए ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का विकास हो और शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का काम करे। लेकिन सरकार की अपनी समस्याएं हैं। सरकार को लगता है कि इतना बड़ा मैन पावर वे कहां से लाएंगे। जब बड़े काम करने होते हैं तो शिक्षकों को उसमें झोंका जाता है। लिहाजा शिक्षकों के बिना इस समाज की कल्पना करना मुश्किल है। शिक्षकों के साथ में जो मिथक जुड़े हुए हैं या शिक्षकों के साथ में जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसमें हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी आज यही है, आह गुरुजी और वाह गुरुजी। आह इसलिए कि शिक्षक के बिना काम नहीं चल सकता, वाह इसलिए कि शिक्षक के बिना काम नहीं चल सकता, और आह इसलिए शिक्षकों के दर्द को भी हमें छूना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने पिता का ऋणी हूँ पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का, ये लाइन अक्सर हमारे शिक्षकों के लिए बोली जाती है। ये वो शिक्षक हैं जो जीवन जीने की हमें कला सिखाते हैं। अच्छा इंसान हो या अच्छा समाज, इसके पीछे गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी वजह से गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। यूपी में ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो अपने वेतन से सरकारी स्कूल को कॉन्वेंट जैसा बना दिए हैं। पढ़ाई से लेकर स्कूल की क्लास तक सब कुछ आधुनिक है। ऐसा ही मामला यूपी के रामपुर के पंजाब नगर के एक सरकारी स्कूल का है, जहां प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने अपने वेतन से स्कूल को मॉडर्न बना दिए हैं। खास बात यह है कि इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होने के कारण करीब 400 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। यूपी में बाराबंकी, श्रावस्ती, जालौन समेत कई जिलों में ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में एक कंप्यूटर है, एक प्रोजेक्टर है जो प्रधान जी के सहयोग से लगा है, और 3 स्मार्ट टीवी हैं और 2 स्मार्ट टीवी हम लोगों ने आपस में, जो हम 4 शिक्षक हैं, हम सब ने मिलकर आपसी सहयोग से खरीदा है 2 टीवी को, जिसकी मदद से हमारे विद्यालय में संचालित कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षाएं अब स्मार्ट कक्षाएं हैं। शिक्षकों के कुछ क्रोध के भी किस्से हैं। कभी कभी गुरुजी के गुस्से से छात्र का जीवन बनता है तो कभी कभी बिगड़ भी जाता है। हालांकि अब छात्रा की पिटाई को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कुछ तस्वीरें आ जाती हैं, जैसे हाल ही में श्रावस्ती में गुरु के पिटाई से छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। और जो ब्रजेश विश्वकर्मा है, ये आपके कौन है? दादा। मतलब आप दोनों साथ में पढ़ने जाते हो? हाँ। क्लास अलग अलग है ना? हाँ, क्लास अलग है। स्कूल एक ही है? हाँ। एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हो? हाँ। आपका जो ब्रजेश विश्वकर्मा जो दादा है या जो आपका सहपाठी है स्कूल का, वो मतलब क्या हुआ है आप उसके साथ में? उनका ये अनुपम सर जी बन गई साहब है, तो ब्रजेश का मारी नहीं, ऐसे घूस मारी तक ऐसे मारी नहीं, यही फिर मारी नहीं, अरे तक एड़िया से मारी नहीं, और वो हाथ पाँव जोड़े ला के छोड़ दो, और वो ना छोड़े कहीं। थाना सिरसिया क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बच्चे की, जो कक्षा 3 में अपने गांव के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था, उसकी जनपद बहराइच में अस्पताल में 17 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। उद्योग की नगरी कानपुर में भी एक मामला सामने आया, जिसमें शिक्षक की करतूत से शिक्षक समाज को शर्मिंदा होना पड़ा। ये थी आज की ये रिपोर्ट। अब हमारे साथ इस शिक्षक दिवस को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के हम क्या सोचते हैं। शिक्षकों ने जिस प्रकार के, हमने 2 पहलू देखे। एक वह शिक्षक देखे जो स्कूल को संवार रहे हैं अपने पैसे से, दूसरे वह शिक्षक भी देखे जिनके करतूतों से हम शर्मसार हैं, शिक्षा जगत शर्मसार है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ बहस में जुड़ेंगे सागर जोशी हैं,
लॉ प्रेप कोचिंग के संचालक हैं। देश भर में इनकी कोचिंग्स हैं और कोचिंग के बिना आजकल सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर आरपी मिश्रा जुड़ेंगे, यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री हैं। इसके अलावा राकेश द्विवेदी हैं, प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज उरई से। अनु श्रीवास्तव है, शिक्षक भी हैं हमारे साथ में। तमाम सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम राकेश द्विवेदी जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से रह रहे हैं। शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं कि पेरेंट्स जरूरत से ज़्यादा इंटरफेयर अब करने लगे हैं, जैसे आज के 20 साल पहले या 30 साल पहले ऐसा नहीं था? राकेश जी। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक बहुत से ऐसे हैं जो वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है हम अच्छा पढ़ाएं। इस ज़िले में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के शिक्षकों ने अपने पैसे से वहाँ कंप्यूटर जुटाए, पुस्तकें जुटाई, किताबें जुटाई और बच्चे वहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं। लेकिन जब से उनका वेतनमान बढ़ा है तब से पता नहीं क्यों प्रशासन की नज़रों में ये शिक्षक वर्ग जो है खटकने लगा है। उसकी स्थिति इसमें एक मजदूरों जैसी कर दी गई, जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ती है उस शिक्षक को वहाँ खपा दिया जाता है। मुझे तो लगता है कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि किसी दिन डीएम का अर्दली अगर छुट्टी पर चला जाए तो कह दिया जाए लीजिए एक शिक्षक की वहाँ जिम्मेदारी लगा दी जाए। बेचारा वो शिक्षक हमने महसूस किया है कि जिस स्कूल में कभी पढ़ाता था वहाँ वो अटैचिंग लिए घूम रहा, वहाँ चुनाव के दौरान बस्ता लिए घूम रहा, तो इससे वो अपने इस दर्द को समझ तो रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जनपद जालौन में जो बीहड़ी क्षेत्र था वहाँ पहले शिक्षकों के ही अपहरण हो जाते थे, तो ऐसे में एक प्रथा लागू हुई कि वो लोग वहीं के किसी लड़के को अपनी पढ़ाई के लिए लगा देते थे। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन 95% टीचर वास्तव में पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको कभी कोविड की ड्यूटी लगा दिया जाता है, मतगणना में ड्यूटी लगा दी जाती है, जनगणना में ड्यूटी लगाई जाती है, अब तो गौशालाओं में भी उसकी ड्यूटी लगाई जाने लगी है। तो यदि वो अगर ये सब काम करेगा तो फिर पढ़ाएगा कब? तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उसके दर्द को समझा जाता है। इस समय वह शिक्षक की जगह सर आह शिक्षक ही हमें दिखाई दे रहे हैं जो अपने दर्द को बताते हैं, उसके बाद कई बार वो बहुत द्रवित भी हो जाते हैं। राकेश जी, ये भी देखने में आता है कि हम सरकारी स्कूलों के हाल देखें, अगर हम बड़े कुछ ए क्लास शहरों को छोड़ दें तो जैसे ही हम बी टाउन और सी टाउन शहरों में जाते हैं और उनके आसपास के सरकारी स्कूलों को देखते हैं तो वहाँ इस आलम ये रहता है कि शिक्षक आते ही नहीं हैं। शिक्षकों ने एक अपने खुद के असिस्टेंट शिक्षक रख लिए हैं प्राइवेट टाइप के, जिन्हें 5 या 10 हज़ार रुपये देते हैं, वो पढ़ाने आते हैं, वही अटेंडेंस लगा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों ने भी ये मौका दिया है सरकारों को कि सरकार उन पे शिकंजा कसे या सरकार उन पे सख्त एक्शन ले। और उत्तर प्रदेश में तो इस पर अभी योगी सरकार का कुछ खास विशेष ध्यान है शिक्षा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी तो कमी रहती ही होगी ना? हाँ सर, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन इसका दर्द उन सभी शिक्षकों को भुगतना पड़ता है जो अच्छा भी काम कर रहे हैं। अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी गिनती दूसरे उसूल में होनी चाहिए, लेकिन जब ड्यूटी लगती तो उनकी भी लगा दी जाती है। वो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छे बच्चे निकालें, हम भी द्रोणाचार्य वशिष्ठ बने, उनके मन में ये लालसा रहती है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। पूरे दिन उनका एमडीएम बनाने में भी खर्च हो जाता है, वो चावल ढो के ला रहे हैं, वो सिलेंडर ढो के ला रहे हैं। तो ऐसे में, और इसके अलावा जब से राजनीति हावी हुई है, प्रधानों का भी दबदबा बढ़ गया है। कई बार प्रधान लोग भी जो है उन पर जो है दबाव बनाते हैं। कई बार उनके शिक्षा विभाग के शिक्षक भी जो अच्छा काम करते हैं उन पर भी दबाव बनाते हैं, क्योंकि उनको भी मार्कशीट चाहिए होता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ये दुनिया सभी जगह हो रही है सर, तो इसमें थोड़ा सुधार तो आवश्यकता है ही। और ये बात हम आपसे सहमत है कि खास तौर से ये प्रक्रिया पीरियड क्षेत्र से शुरू हुई थी कि लोग अपने गांव से रख देते थे 3,000 5,000 रुपये में, और वो फिर प्रक्रिया चली आ रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि तमाम शिक्षक सर राजनीति से जुड़े हुए हैं। वो पढ़ाई के बजाय राजनीति पर या ठेकेदारी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है द्विवेदी। सागर जी, आप लंबे समय से कोचिंग व्यवसाय में हैं। कोचिंग व्यवसाय को लेकर के कई तरह की बातें समाज में प्रचलित है। कुछ कहते हैं कि कोचिंग संचालक जो हैं अनाप शनाप पैसा लेते हैं। दूसरा ये भी है कि बगैर कोचिंग के काम चलता ही नहीं है। यहाँ तक कि
अगर कैरियर बनाना है तो पेरेंट्स को हम देखते हैं कि 10th क्लास से 11th क्लास से ही कॉलेज में आने से पहले ही वे उसका कैरियर तय कर देते हैं और कोचिंग उनको पढ़ाने लगते हैं, कोचिंग में भेजना शुरू कर देते हैं। मेरे दो सवाल हैं। एक ये कि कुछ एक ट्रेंड सा चल गया है कि कुछ कोचिंग संचालक कहते हैं स्कूल जाइए मत आप, और सिर्फ कोचिंग आइए, स्कूल का हम करवा देंगे। और दूसरा ये कि कोचिंगों का योगदान क्या है, कोचिंगों से कितना लाभ संस्थानों को हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ भी पढ़ाने वाले शिक्षक ही हैं, आप स्वयं भी शिक्षक ही हैं। तो आप इस शिक्षा और शिक्षक और शिक्षक दिवस से परे आपको नहीं रखा जा सकता। अब कोचिंग हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुका है। सागर जी, जैसा आपने बताया कि कोचिंग को कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि कोचिंग की इतनी आलोचना के बावजूद अगर हर विद्यार्थी, हर पेरेंट अपने बच्चे को कोचिंग भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा पद्धति है ये उसकी कमी है। स्कूल ने कोई ना कोई कमजोरी है उसकी या कमी है, जिसकी वजह से कोचिंग का प्रादुर्भाव हुआ या कोचिंग डेवलप हुए या कोचिंग अच्छे चल रहे हैं। देखिए, अगर कोई कोचिंग संचालक कहता है कि स्कूल ना जाएं और आप कोचिंग में आ जाएं, अगर उस बच्चे को नहीं लगता है कि कोचिंग में आने से, या पेरेंट्स को नहीं लगता है कि वहां आने से कोई फायदा है, तो उस कभी ऐसा नहीं होगा कि वो स्कूल छोड़कर सिर्फ संचालक के कहने से कोचिंग आ जाए। वो तभी आता है जब उसे ये लगता है कि जो स्कूल का, देखिए ये देश का दुर्भाग्य रहा कि पिछले 50, 60, 70 सालों में हमारे देश में सरकारों ने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया। आप विकसित देशों में देखें कि वहां पे शिक्षकों को बहुत ज्यादा वेतन दिया जाता है। आज भी हमारे यहाँ जब बच्चा मेरिट में आता है, उससे पूछा जाता है आप बड़े होके क्या बनेंगे, वो बोलता है मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि कोई भी जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो टीचिंग क्षेत्र में नहीं आना चाहता। और आप देखें शिक्षक कुल की जो परंपरा के कुलगुरु है आचार्य चाणक्य, वो कहते थे निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं। तो शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है किसी भी देश के विकास में या निर्माण में, और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान दिया नहीं गया। और उस जो स्कूलों के अंदर आजकल हालात है, जैसे आपने कहा, या तो वो कहीं और ऑक्यूपाइड है, या अपनी जगह वो किसी और को भेज रहे हैं, या वो इतने सीरियस नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और फिर वो कहते हैं आप कोचिंग ना जाएं। तो कोचिंग बच्चा नहीं जाएगा, पढ़ेगा कैसे, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कैसे करेगा? तो कोचिंग का अपना महत्व है। कहीं ना कहीं कोचिंग कमजोरी है स्कूल सिस्टम की या एजुकेशन सिस्टम की, कि कोचिंग इस तरह से डेवलप हो रहे हैं और सक्सेसफुली चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सागर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैसा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मैथ्स के टीचर अब अच्छे स्कूलों में नहीं मिलते, क्योंकि मैथ्स के टीचर को कोचिंग के संचालक बहुत ज़्यादा वेतन पर रख रहे हैं। तो अगर सेंट्रल स्कूल की बात छोड़ दी जाए तो न सरकारी स्कूलों में मैथ्स के टीचर हैं और न ही निजी स्कूलों में मैथ्स के अच्छे टीचर नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोचिंग संचालकों ने शिक्षकों के महत्व को समझा है और उन्होंने ऐसे शिक्षक रख लिए हैं अपने यहाँ, जो भी ब्रिलियंट है उसको हर कोचिंग वाला लेना चाहता है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग संचालकों ने शिक्षकों का महत्व ज़्यादा अच्छे से पहचाना है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। आप देखिए कि अगर किसी भी प्रतिभाशाली टीचर को कम वेतन मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां उसे अधिक वेतन मिल रहा है, आज कोचिंग क्लासेस जो है आप कोटा में देखिए या आईआईटी के क्षेत्र में देखिए, लाखों यहाँ तक कि करोड़ों के पैकेज मिल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक फिजिक्स वाला नाम का एक कोचिंग शुरू किया किसी ने ऑनलाइन, और उनको अभी वो $1 बिलियन का फंडिंग मिला, 8,000 करोड़ का उनको वैल्यूएशन मिला। तो जब टीचर्स को या किसी को भी इस तरह का पैकेज मिलेगा तो स्वाभाविक है ये महत्व दुर्भाग्य से हमारी सरकारों को पहचानना था, सिस्टम को पहचानना था, सिस्टम को डेवलप करना था, अच्छे पैकेज देने थे, उनसे अच्छा काम लेना था। पर दुर्भाग्य से सरकार की जगह संचालकों ने ये समझा, और आवश्यकता है नो डाउट, बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, और कोचिंग संस्थान अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप कोचिंग को कोसने की बजाय अपने शिक्षा पद्धति को, सिस्टम को, स्कूलिंग को, इनको बेहतर बनाइए। अपने आप बच्चा कोचिंग की बजाय स्कूल में आना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक है सागर जी, हम आपके पास आते हैं। अनुज श्रीवास्तव जी शिक्षक हैं, उन्होंने प्राचार्य की बात भी सुनी और कोचिंग संचालक की बात भी सुनी।
आप एक शिक्षक हैं, आप किस रूप में देखते हैं शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, सबसे पहले तो ये, और दूसरा अब आप अपने आप को कितना फिट पाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? अनुज जी। हाँ जी, शिक्षक, अभी हमने द्विवेदी जी को सुना, सागर जी को सुना, उनकी बातों को। असल में शिक्षक जो बेसिकली हम प्राइमरी में शिक्षक हैं, तो प्राइमरी की में जो शिक्षा की अवधारणा है वो सरकार अभी तक तो पूरा नहीं कर पा रही है। स्कूल, प्राथमिक स्कूलों में जो हम एक स्कूल की जो परिकल्पना होनी चाहिए, संकल्पना, उसमें 5 कमरे, 5 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक, ये तो अवश्य होने चाहिए। अब प्राथमिक में ये हो गया है हम लोगों के में कि 2 कमरे में हम लोग 5 कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नवाचार है हम लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को एक सरकारी योजनाओं का जो है संचालन वहाँ से होता है, उसमें भी शिक्षकों को लगा देते हैं ये। जहाँ तक हम उसमें अपने आप को फिट पाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मेरा एक तरीके से हमारा ब्रेड एंड बटर भी है, हमारा जीविकोपार्जन भी उससे हो रहा है, साथ ही साथ एक समाज सेवा भी है। और गाँव में अगर हम सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और गाँव में बच्चे उस तबके के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जिनको जो है वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो आज हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पा रहे हैं। तो हम लोगों की जो ये कोशिश रहती है कि हम वो सब सुविधाएं, सरकार अपनी तरफ से फंडिंग दे रही है, उस धन का सदुपयोग करते हुए साथ में साथ हम लोग अपने वेतन से भी कुछ धनराशि निकाल के और कोशिश ये करते हैं कि वो सुविधाएं उन बच्चों को दें जो हमारे बच्चे स्वयं प्राइवेट स्कूल में वो पा रहे हैं। और जिम्मेदार हम लोग, और अगर अकाउंटेबिलिटी देखी जाए तो हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है किसी अधिकारी के प्रति नहीं है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हम लोगों को अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऊपर वाले के हाथ में, और वही हम लोग को देख रहा है। हमारे सत्कर्मों को, हमारे कर्मों को सब वो आंक रहा है। तो अगर हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और मैं जहाँ तक अपने विद्यालय से बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ के साथ अपने बच्चों को वो सब सुविधाएं दे रखी हैं जो आज एक प्राइवेट स्कूल में होती है। जी सर, ठीक है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता हैं डॉक्टर आरपी मिश्रा जी। आरपी मिश्रा जी, अगर आप लाइन पे हैं हमारे साथ में, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले कई सालों से तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं और बहुत सारी शिक्षकों की बातें आपने की हैं। वे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपका संघर्ष जारी है और किस तरह की कमियां आप देखते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं? मिश्रा जी। जी, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ से हूँ, प्रदेशी मंत्री प्रवक्ता हूँ। जो स्थिति है, असल में जब भी सरकार बनी थी योगी जी की, या जब सरकार बनती तो शिक्षा को प्राथमिकता में रखते हैं कि हमारे लिए शिक्षा प्राथमिकता होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो फिर प्राथमिकता से दूर हो जाती है। आजकल जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि गुणवत्ता परक शिक्षा देनी चाहिए, तो संविधान में संशोधन भी हो गया है, लेकिन गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए शिक्षक नहीं है। जो विद्यालय है, कहीं एकल विद्यालय है, एक विद्यालय में 5 शिक्षक कम से कम होने चाहिए, कहीं 1 शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक है। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है पूरा। जो प्रयोगशालाएं हैं, प्रयोगशालाएं पुराने समय में जो माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालयों में तो कोई अलग से ग्रांट नहीं होती है वहाँ विद्यालय में, लेकिन और जो फीस इतनी कम आती है कि उनको जो प्रयोगशालाएं उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो एक शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी होने से अगर गणित विषय है तो वो हिंदी का अध्यापक गणित पढ़ाने के लिए बाध्य होता, मजबूर किया जाता है, क्योंकि वो तो पीरियड चलना है किसी तरह से। तो सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए कि कम से कम विद्यालय में गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए सभी विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक हो। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बहुत जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आजकल जो इतना बढ़ता हुआ जमाना है, आजकल जो भी नए नए तरीके आ गए हैं पढ़ाने के, वो सब होना चाहिए। स्मार्ट क्लासेस बनने चाहिए। ये कहीं कहीं है, सब जगह नहीं है। तो जो विद्यालयों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। सरकार को विशेष ध्यान, और हम इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी मांग है, शिक्षकों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं।
और सरकार उस पर उतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि शिक्षा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। जो विद्यालय है, जो भवन है उनके, वो मिश्रा जी, सही आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। मिश्रा जी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। पिछले 2017 के बाद से हमने देखा कि कायाकल्प योजना के तहत बहुत सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चेंज हुआ, फर्नीचर चेंज हुआ, और प्रयोगशाला, जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी स्कूलों की, जो लैब होती है प्रयोगशाला, उसके हालात बहुत ख़राब थे। तो हालांकि काम हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि वो ऊँट के मुंह में जीरा से भी कम है। तो अब अगर काम हो रहा है तो ये आप जो इस कायाकल्प योजना को किस नज़रिए से देखते हैं? फिर वो जो काम हुआ है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, या फिर कागजी खाना पूर्ति हो रही है? मिश्रा जी, मुझे लगता है डॉक्टर आरपी मिश्रा से हमारा संपर्क कट गया है। राकेश द्विवेदी जी, यही सवाल आपसे भी है। आप प्रिंसिपल हैं, आप तमाम सारी चीज़ें आपके सामने आती होंगी। आप ये जो कायाकल्प हुआ है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि आपके स्कूल तो बहुत रिमोट एरियाज़ में है, बहुत शहरों से, जो बड़े शहर हैं उनसे दूर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हालात क्या हैं? सर, ये कायाकल्प हुआ है, लेकिन द्विवेदी ये जी। बाहरी तौर पर हुआ है। हेलो, आवाज आ रही सर? अच्छा, जी जी, बोलिए। हाँ, ये जो कायाकल्प हुआ है ये बाहरी तौर पर हुआ है, रंग रोगन कर दिया गया है, कहीं कहीं बिल्डिंग का निर्माण भी करा दिया गया है, लेकिन जो सर अंदरूनी कायाकल्प होना चाहिए वो अभी कायाकल्प नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात, समीक्षा करने की जरूरत है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ कम वेतन पे शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है, जो सरकारी कॉलेज उसमें 4 गुना 5 गुना वेतन मिल रहा, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो इसके कारण क्या है? तो सबसे पहले तो इस पर जरूर समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा जो सरकारी तंत्र जो हावी है इन व्यवस्थाओं पे, उन पर भी जरूर सुधार होना चाहिए। और कई जगह ऐसी भी चीजें आई कि जहाँ पर जैसे लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लड़कियों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है सर। कम से कम वहाँ महिलाओं की कम से कम वहाँ ड्यूटी लगनी चाहिए, वहाँ शिक्षिकाएं होनी चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं को समझ सकें, अच्छा पढ़ा सकें। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक हम अंदरूनी तौर पर उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक सर हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। प्रयास भी नहीं हो रहे हैं, और जब प्रयास नहीं होंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए परिणाम नहीं हो पा रहे, क्योंकि टीचर भी वैसा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जैसा प्रयास उनको करना चाहिए। बिल्कुल। सागर जी, एक जो हम अगर भारत में एक कमी देखते हैं, अगर विदेशी शिक्षा नीति से हम अपनी शिक्षा की तुलना करें, हालांकि नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा आई है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से लागू होने में वक्त भी लगेगा, लेकिन और सिस्टम तो वही पुराना ही है। हमारे यहाँ शिक्षा और हेल्थ, ये तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके इंफ्रा पे भी काम नहीं हुआ, और शिक्षा और हेल्थ को लेकर के हमारे यहाँ लगातार सरकारी व्यवस्थाएं बहुत लचर हैं। ये इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? और अगर जब तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी सरकारी स्कूलों की, तब तक हम कैसे देश के अच्छे नागरिक, क्योंकि हर एक व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, महंगे स्कूलों में पढ़ा सके। आखिर गांव का आधार तो सरकारी स्कूल ही है, और हम सब सरकारी स्कूलों को हमने देखा पहले बड़े अच्छे हुआ करते थे। अभी पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बद से बदतर होते जा रहे हैं। सागर जी। मैं आपसे सहमत हूँ। इसमें बद से बदतर होने का एक वजह यह है, जैसे आपने कहा पहले सरकारी स्कूल या वो बेहतर होते थे, उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में जो प्राइवेट स्कूल्स आए हैं या प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट कोचिंग्स आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उस वजह से सरकारी स्कूल को लगता है कि हमें तो कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, जिन्हें पढ़ना होगा वहाँ चले जाएंगे और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ आ जाएंगे। तो वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। अब आपने ये सवाल पूछा कि ऐसे में क्या किया जाए। अभी देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी सिस्टम चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, आज भी अगर आप IIT की बात करें, IIMs की बात करें, या आज भी आप एम्स की बात करें, या लॉ फील्ड में अगर आप NLUs की बात करें,
तो सरकारी कॉलेजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता है अपनी जिम्मेवारी को समझ के। नहीं सागर जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सागर जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो सरकारी जिनकी आपने बात की है, चाहे IITs हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, या NLUs की आपने बात की है, और भी निफ्ट तक के जो कॉलेज हैं, उनमें सरकारी में लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के उससे गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके इंफ्रा पे भी काम हुआ है, उनकी गुण प्राइवेट कॉलेज से श्रेष्ठ है। लेकिन क्या वजह है कि स्कूलों जो बेसिक होना चाहिए, बेसिक हमारा होना चाहिए, जिसे बेसिक शिक्षा बोलते हैं, आधारभूत शिक्षा, वहां हम कमजोर है, वहां सरकार कमजोर है। उसकी क्या वजह है? क्या ये एक वजह ये हो सकती है कि शिक्षकों से शिक्षक का काम छोड़ करके बाकी सब काम कराए जाते हैं? तो मैं मानता हूं ये भी एक बड़ी वजह है। बुनियादी समस्या ये है जो माइंडसेट था कई सालों से, जो शिक्षा पद्धति डेवलप हुई, जो शिक्षा डेवलप हुआ उस किस तरह से डेवलप किया जाए पूरे सिस्टम को, एक वजह वो रही। दूसरी बड़ी वजह रही सरकारों की उदासीनता या भ्रष्टाचार, या जिसको कहना चाहिए कि इस क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ जितना करना चाहिए था। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि जो शिक्षक कुछ अच्छा काम करना भी चाहते हैं या कर भी रहे हैं, तो उन्हें कई सारे कामों में, चाहे जनगणना हो, चाहे चुनाव हो, चाहे पोलियो हो, चाहे टीकाकरण हो, इस तरह के कामों में लगा के उन्हें भी जो है अलग अलग क्षेत्र में भेज दिया जाता है, और वो अपनी पूरी ताकत से, ईमानदारी से, पूरी क्षमता से पढ़ा नहीं पाते हैं। ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अब इन सब में परिवर्तन के लिए कुछ बच्चों को जागरूक होना पड़ेगा, कुछ पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, कुछ टीचर्स को। कई टीचर्स अच्छा कर रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट में मैंने देखा जिसमें बताया कि टीचर अपने वेतन से पैसा डाल के स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे हैं, या अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं। अगर हम पॉजिटिव साइड को देखें तो ऐसे लोगों को आपके माध्यम से, ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए, और उनसे इंस्पायर होकर तमाम देश के लोग जो हैं, या जो शिक्षक हैं या स्कूल्स हैं, उनसे इंस्पायर होकर सभी इस एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आए कि हम भी अपने स्कूल को अपने स्तर पे अच्छा बनाएं। जैसे कुछ लोगों ने सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया है अपने वेतन से, या जन सहयोग से, या समाज के सहयोग से, और बाद में वो एक मिसाल बना है। तो मैं समझता हूँ हम सभी लोग इसमें योगदान देंगे तो एक बेहतर शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर पाएंगे कुछ सालों में। ठीक है सागर जी, एक सवाल और आप ही से है। आप चूंकि कोचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में, चाहे वो खासतौर पर कोटा के जो कोचिंग संचालक हैं, उनके टीचर्स पर रिजल्ट का बड़ा दबाव रहता है, और जब टीचर्स पर रिजल्ट का दबाव रहता है तो वे बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं। उस प्रेशर की वजह से तमाम बच्चों ने, ऐसी कई घटनाएं हुई कि उन बच्चों ने आत्महत्या तक की है। ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, उसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा है, और क्या हम व्यवसाय की धुन में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें बच्चों की मानसिक स्थिति का, बच्चों के मानसिक स्थिति पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसका ध्यान नहीं रहता? इनकी क्या वजह है आप देखते हैं? क्या व्यवसायीकरण इसकी मुख्य वजह है? निसंदेह व्यवसायीकरण एक वजह है। सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, और व्यवसायीकरण एक बहुत बड़ी वजह है। इसको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा हम सभी को, और इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हम सबको बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। एक जो जिस तरह का एक मेंटल टॉर्चर या प्रेशर होता है कामयाब होने का, वो नहीं हो। ये जो होड़ लगी है सक्सेस होने की या रैंक लाने की, इसको ख़त्म किया जाए, और इस दिशा में सरकार को, हम सबको मिलके कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वरना आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत घातक है। कुछ बच्चे हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, पर जो मेजॉरिटी हज़ारों या लाखों की संख्या में बच्चे हैं वो वैसा नहीं कर पाते हैं, जिसके कई सारे कारण होते हैं। लेकिन इस तरह का एक अनावश्यक या अत्यावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो या टॉर्चर हो, और फिर इस तरह का गलत या घातक कदम उठा लें। ये हमारे लिए ज़्यादा ख़राब होगा। एक समाज के तौर पर हम सबका ये एक फेलियर होगा।
तो हम सबको चाहिए कि हम सब इस दिशा में काम करें। मैं भी अपने स्तर पर कोशिश करता हूं कि बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, स्टेबल बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं, उनसे लगातार संवाद करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि ये एक एग्ज़ाम है, जो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे तो ही आप कामयाब होंगे। आप अपनी लर्निंग पे ध्यान देंगे तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और मैं समझता हूँ सभी को इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये बताना चाहिए और इस तरह के अनावश्यक दबावों से हमें उन्हें मुक्त करना चाहिए, वरना ये सही स्थिति नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं आजकल। ठीक है, डॉक्टर आरपी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, आपसे एक सवाल है कि बच्चों की शिकायतों को लेकर के पेरेंट्स की अक्सर सुनना पड़ता है। पेरेंट्स आजकल बिल्कुल हावी रहते हैं कि अगर जरा सा स्कूल में टीचर ने डांटा, पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाते हैं, पुलिस में एफआईआर तक टीचर्स की हो जाती हैं। दोनों पहलू समाज के हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं हमने देखा कि शिक्षकों ने सीमाएं लांघी हैं, तो कहीं कहीं पेरेंट्स भी अपनी सीमा लांघते नजर आते हैं। इन दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति क्या है? आपके पास किस तरह की शिकायतें आती हैं? आप किस तरह से उनका निराकरण करते हैं? एक सवाल आपसे भी, मिश्रा जी। देखिए, ये सही है, ये सही है कि अगर किसी बच्चे को दंडित किया जाता है तो उसका प्रतिरोध करता है। लेकिन मेरा मानना है, और मैं प्रधानाचार्य रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव, कि अगर टीचर पढ़ाता है बच्चों को मन लगा करके और उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ देता है, तो अगर वो दंडित भी करेगा तो उसकी शिकायत नहीं जाएगी। अगर शिक्षक कहीं ऐसा होता है या अपवाद स्वरूप होते हैं कि उनका पठन पाठन का तरीका अच्छा नहीं होता, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर कहीं कोई दंड दे दिया तो वो विवाद का विषय बनता है। ये इसलिए शिक्षक का फर्ज होता है, ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों के बीच में जब वो अध्यापन कार्य करे तो उनको अपने से जोड़े, वो बराबर साथ में रहे और जो पढ़ा रहा उसके अंदर जाए, वो कम से कम समझे उस चीज को। अगर ऐसी स्थिति बनती है, भावनात्मक संबंध अगर डेवलप हो जाएगा शिक्षक और छात्र के बीच में, तो कभी भी अगर कोई दंडित भी करेगा तो उसकी शिकायत कभी नहीं होगी। मैं तो वर्षों प्रधानाचार्य रहा हूँ, लगभग 16 वर्ष, और इस समय मैंने देखा भी है हमारे यहाँ भी। और दंड का तो इसीलिए बन गया, कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप जो चीज आ गए उनकी वजह से ये नियम बना कि दंड का जो व्यवस्थाई बाल संरक्षण अधिनियम बन गया कि कोई कुछ कह नहीं सकता, उनको कहीं मतलब किसी तरह से दंडित नहीं कर सकता, क्या दूर से भी उसको नहीं डांट सकता, ये नियम बने। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि अगर शिक्षक अच्छा है, बच्चों के बीच में शिक्षक का तारतम्य बना हुआ है, भावनात्मक संबंध बने हुए हैं, तो अगर वो दो हाथ किसी बच्चे को एक हाथ भी मार देगा तो वो उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा। बिल्कुल। एक और सवाल, चूंकि आप प्रधानाचार्य भी रहे हुए हैं मिश्रा जी, कि आजकल हम देखते हैं कि शिक्षकों का वह सम्मान नहीं रह गया। एक घटना अभी मैंने देखा है कि एक टीचर को स्कूल के छात्रों ने पीट दिया। बहुत जगह बहुत सारी, मतलब एक घटना नहीं है, कई तरह की घटनाएं आए दिन अखबारों में आती रहती है, हमारे पास समाचारों में आती रहती है। वजह क्या हो रही है कि शिक्षकों का सम्मान घट रहा है? हमने देखा है मैं अपना कार्य बता दूं, कार्यकाल, कि हमें अगर टीचर कहीं बाजार में भी दिख जाते थे, अपने पढ़ाए हुए कॉलेज में आने के बाद भी स्कूल के टीचर दिख जाते थे, तो हम तब भी उनसे डर जाते थे। हमें लगता था कि ये देख ना ले हमको, और उनका एक अलग सम्मान था कि इन्होंने हमको पढ़ाया है, इन्होंने मैथ्स पढ़ाया है, इन्होंने कॉमर्स पढ़ाई है और इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई है। वो सम्मान आज जो कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है उसका, मिश्रा जी। जी, परिस्थितियां बदली हैं, सामाजिक परिवेश बदला है, जो घरों में संस्कार दिए जाते हैं उसमें कमी आई। अगर संस्कारित बच्चा है तो कभी भी शिक्षक को दूसरे रूप में, तो भगवान के रूप में देखता है। ऐसे उदाहरण भी हैं, हम लोग चर्चा भी करते हैं कि अगर कोई गलत चीज भी किसी टीचर ने बता दी और अगर घर में उनके पेरेंट उसको संशोधित करते हैं, तो इतना विश्वास टीचर पे होता है कि वो उनकी टीचर की बात मानेगा, भले ही गलत हो। इस तरह के उदाहरण भी आए, हम लोग चर्चा भी करते हैं। लेकिन आजकल जो जहाँ संस्कार नहीं जिस परिवार में, तो बच्चों में वही संस्कार डेवलप होते हैं, वो सम्मान नहीं करेंगे। आज भी हम जाते हैं, आज भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे और अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर तक है, सम्मान मिलता है। अगर लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो परिवार के संस्कार उसमें ऐसे रहे, वो बच्चे में कि वो संस्कार उसके अंदर है, तो निश्चित रूप से वो सम्मान करेगा। ये जो घटनाएं घटती है, वो परिवेश ऐसा बन जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है, इस तरह की एक अपवाद स्वरूप घटनाएं होती हैं और प्रचारित तो हो ही जाती है। अगर एक टीचर को बच्चों ने पीट दिया तो उसकी तो सभी मीडिया चैनल पे चलेगा, लेकिन ये घटनाएं ये अपवाद स्वरूप होती है। आज भी सम्मान है। अगर शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है
बच्चों के साथ अपना संवाद सीधा करता है, भावात्मक संबंध डेवलप कर लेता है, तो सम्मान उसको हर हालत में मिले। मिश्रा जी, एक सवाल और। लगातार आपके शिक्षक संघ ये मांग करते रहे हैं कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए, अन्य कामों से उन्हें छूट दी जाए, अन्य कामों में उन्हें न लगाया जाए, ताकि वो पूरा फोकस अपनी ड्यूटी पे कर सके। जैसे कि बाकी अन्य प्रोफेशन में होता है कि अगर कोई इंजीनियर है तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको दूसरा कोई काम में नहीं लगाया जाता। हर तरह के उसमें है, लेकिन शिक्षकों के साथ ये है कि वो मल्टीपर्पज़ उसे टूल मान लिया गया है। तो आपकी उन मांगों का क्या हुआ? हर बार आप मांग करते हैं, लेकिन क्या उस पर किसी एक का काम को कम किया गया या नहीं किया गया? नहीं, ये सरकार ने तो नहीं मानी, माननीय न्यायालय ने इस पर निर्देश दिए हैं और न्यायालय के अनुपालन में अब ये हुआ है कि बहुत ही आवश्यक जो कार्य होंगे उन्हीं में शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, जैसे निर्वाचन में लगती है या जनगणना में। लेकिन जो पहले हर चीज में लगा देते थे ड्यूटी, वो ड्यूटी नहीं। अब कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी लगाई गई टीचर्स की, अब वो मजबूरी थी, हम लोगों ने सहयोग भी किया कि नहीं भाई, कोरोना संक्रमण काल ऐसा है जिसमें शिक्षकों को करना चाहिए। हालांकि शिक्षकों के लिए वो सुविधाएं नहीं थी, जो उनको पूरे किट्स दिए जाने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे। जान जोखिम में डाल करके शिक्षकों ने सहयोग किया, जबकि वो कार्य नहीं था। कई शिक्षकों की मौत भी हुई थी उसमें, बहुत सारे शिक्षकों ने। जी, वो तो लगभग 3000 शिक्षक और कर्मचारियों की डेथ हो गई थी, 2000 हमारे शिक्षक थे। आज भी उनमें से बहुत लोगों को वो जो दे था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था उनके मृतक के रूप में नौकरी मुआवजा, ये नहीं मिल पाया, विवाद चल रहा। आज भी वो पीड़ित है। बहुत से परिवार जो अपने परिवार के जो मुखिया थे जिनकी डेथ हो गई, वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनका भरण पोषण नहीं सही हो पा रहा है। सरकार की इसमें भी कमी है। लेकिन जो ड्यूटी करनी चाहिए शिक्षण कार्य की केवल होनी चाहिए, वो जरूरी है। क्यों? गुणवत्ता परक शिक्षा देना सरकार का ये तो अजनबी व्यवस्था है, ये उनकी ड्यूटी है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब तो कम हुआ है। पहले तो हर कार्य में ड्यूटी शिक्षक को लगा दी जाती थी, पता चला शिक्षक सारा काम करते थे। आज भी है, जो मिड डे मील खाना बनता है, खाना बनाने में शिक्षक को ड्यूटी लग जाती है, वो खाना बनवाते हैं वहां पर। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब भी ड्यूटी अर्जेंसी बता करके ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अनुज श्रीवास्तव जी, अनुज जी, आप तो शिक्षक हैं, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आजकल पढ़ाते वक्त आती हैं? और मैंने ये भी देखा कि जैसे अभी एक प्रोफेसर रविकांत शिक्षक हैं रविकांत जी लखनऊ में, उनके साथ में मारपीट की घटना हुई। वहाँ ये भी देखने में आया कि शिक्षकों के आपस में ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने उस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया, उनकी एकजुटता दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो शिक्षकों के आपसी मनमुटाव हैं, उनकी वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं? अनुज जी। जी, एकदम सही है। हम लोग को जो बेसिकली समस्या आती है, जो अपने विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण कार्य से संबंधित, क्योंकि हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके जो अभिभावक जो हैं ज़्यादातर जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम लोगों का बेसिकली ये होता है कि जो है बच्चे अगर बैग स्कूल में खुल रहा है, अगर उनका बंद हो रहा है स्कूल में, तो फिर अगले दिन फिर स्कूल में खुलता है। तो हम लोगों को ये प्रयास ये करते हैं हम लोग कि बच्चों के अंदर ये सेल्फ स्टडी की भावना जगाएं, और समय समय पर जो है अभिभावकों से मीटिंग करते हुए जो है उनसे बात करते हैं कि जो है आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप अपने पास बैठा के बच्चों को होमवर्क देखिए बच्चों का, और बैठे रहिए साथ में, बच्चा पढ़ेगा अपने आप, उसको हम मोटिवेट करते हैं। जहाँ तक जो है शिक्षकों में एकजुटता का, तो शिक्षक हमारे का कई शिक्षक संघ जो हैं बन जाने से जो है हमारे अंदर एकजुटता नहीं रह गई है। और अभी जैसे प्रधानाचार्य महोदय अभी बता रहे थे कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं और अपने स्टूडेंट को कुछ दे रहे हैं, और तो आपको इज्जत ऑटोमेटिक मिलेगी। उसके लिए कोई कहीं से आपको वहीं मांगना नहीं है, आपको मान सम्मान आपस में अवश्य मिलेगा, और कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय अगर थोड़ा सा दंडित भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। और चूँकि हम लोग के विभिन्न संघ बन जाने के कारण कहीं ना कहीं समस्या हम लोग के साथ भी है। जो हम लोग की जो मांगे हैं, जो सार्थक मांगे हैं, वो नहीं पूरी हो पा रही हैं, क्योंकि हमारा शिक्षक समाज जो है विभिन्न संघों में बटा हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। और हम लोग जो है अब एक संघ कोई मांग उठाता है
तो हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग को एक, जैसे कि जब विभिन्न पार्टियां एकजुट एक मंच पे आ सकती हैं और वो अपना एनडीए और यूपी जैसा संगठन बना सकती हैं, तो क्यों ना हम संघ जो हैं, हम लोग शिक्षक संघ, ठीक है हम लोग की अपनी अपनी विचारधारा, हर संघ की अपनी होगी, लेकिन हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के और एक कॉमन प्रोग्राम लगा के सरकार के पास ये बात रख सकते हैं कि हाँ भाई सर, आप प्राथमिक विद्यालयों में 5 कमरे दीजिए, हर कक्षा के लिए एक शिक्षक दीजिए, एक प्रधानाचार्य दीजिए, एक चपरासी दीजिए, तब आप हमसे गुणवत्ता की उम्मीद लगाइए। आधा सत्र बीत जा रहा है और किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय है, हो सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकार को जो है कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, लेकिन ये एक लायबिलिटी है, एक सरकार की ये दायित्व है कि प्रदेश का और देश का स्वास्थ्य और शिक्षा, और जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत होगी वो देश अवश्य उन्नति करेगा। खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में सरकार अब इधर कई सालों से देख रहे हैं कि काफ़ी ध्यान दे रही है। कायाकल्प जैसी क्रांतिकारी योजना आ जाने से बहुत सरकारी विद्यालयों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी अब वो अपेक्षित परिवर्तन नहीं दिखने को मिल पा रहा है जितना होना चाहिए। तो उसके लिए एक निश्चित रूप से कायाकल्प में जो है परिवर्तन आया है स्कूलों में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर कोई चीज़, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो एक अभिभावक, गांव का अभिभावक भी जो है वो भी देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है सरकार स्कूलों में। गांव में स्कूल खुल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल, और वहाँ पर डेस्क बेंच लग जाती है। ये हमारे देश की विडंबना है कि आज भी हमारे विद्यार्थी जो हैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। आज भी प्राथमिक विद्यालयों में जो है डेस्क और बेंच नहीं है। कायाकल्प के माध्यम से पहुंच रही है, लेकिन अभी भी बहुत विद्यालय जो है छूटे हुए हैं। कहीं कहीं शिक्षकों ने अपने धन से या सामाजिक सहयोग से लेकर जो है बेंचों की व्यवस्था की है। तो इन मूलभूत समस्याओं पर अगर सरकार ध्यान दे तो विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में निश्चित रूप से अध्यापक मन लगा के पढ़ा रहे हैं और अब ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। और सरकार भी अब विशेष रूप से ध्यान दे रही है, तरह तरह की योजनाएं आई हैं। निपुण लक्ष्य इस समय चल रहा है, निपुण लक्ष्य, निपुण भारत के नाम से जो है एक बनाया गया है। एक सरकार ने एक हम लोगों को लक्ष्य दिया है कि प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 3 तक में जो है न्यूनतम दक्षताएं, फाउंडेशनल लर्निंग, न्यूमरेसी और लिटरेसी की बात हो रही है कि इतनी न्यूनतम दक्षताएं बच्चों को आनी चाहिए। जी कक्षा 3 तक आनी चाहिए। इससे पहले प्रेरणा, मिशन प्रेरणा के नाम से चला। ठीक है, अब वो मिशन प्रेरणा को ही आगे निपुण कर दिया गया है। जी, राकेश द्विवेदी जी, क्या एक यह भी हमने देखा कि पिछले 3 दशक से, अगर 2 दशक से हम देखें तो सरकारी स्कूलों का या जो हिंदी माध्यम के स्कूल हैं उनमें बच्चों की संख्या इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि सरकारी स्कूलों को उस तरह से अपग्रेड नहीं किया गया। वहाँ अंग्रेजी मीडियम के टीचर्स नहीं हैं, और 10th के बाद में जब भी कोई बच्चा कंपटीशन में जाता है या एग्ज़ाम में जाता है या वो नौकरी में जाता है तो अंग्रेजी उसके लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है। ऐसे में उसे बड़ा हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, बावजूद उसके अंग्रेजी को लेकर के उसके मन में जो हीन भावना रहती है, उस हीन भावना के साथ वो कंपटीशन के एग्ज़ाम देता है। तो क्या ये एक वजह आपको नज़र नहीं आती कि इसकी वजह से भी सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान कम हुआ है? सरकारी स्कूलों में केवल वही बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाने में सक्षम नहीं होते। राकेश जी। सर, सरकारी स्कूलों में सिर्फ वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कहीं बाहर पढ़ाने की, जिनके पास नई सुविधा नहीं है या जिनके अभिभावकों के पास वो आर्थिक संसाधन नहीं है। ये बात अभी सर लोगों से हम बात सुन रहे थे, क्या सर ऐसा कारण है कि 20 वर्ष पहले जिन स्कूलों पर इतना विश्वास होता था, चाहे वो शहर के हों या कस्बों के हों, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन अब एक अनिवार्यता हो गई कि स्कूलों की पढ़ाई पर विश्वास करने के बजाय अभिभावक भी और बच्चे भी कोचिंग पर विश्वास करने लगे। अगर वो कोचिंग नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाएंगे। तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि या तो स्कूलों में अच्छी पढ़ाई करें, क्या वो उपाय क्या है द्विवेदी जी? उपाय क्या है? क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं है और वो कोई कंपटीशन का एग्जाम दे नहीं सकता। जी, कारण है कि सरकारी स्कूलों में तमाम शिक्षक भी सर ऐसे भर्ती हो रहे हैं कि जो खुद भी अच्छी तरीके से अंग्रेजी नहीं जानते हैं। कई बार ऐसे मामले आए हैं, एसडीएम या डीएम वहाँ पर
निरीक्षण करने पहुंची है, तो एक साधारण से क्वेश्चन का भी वो आंसर टीचर ही नहीं दे पाया, तो बच्चों क्या पढ़ाएंगे। इसके अलावा कई स्कूलों में ये भी आया कि शिक्षकगण जो है वो शराब का सेवन करते हुए पाए गए। तो शिक्षक को भी अपनी गरिमा का ख्याल रखना होगा, उन्हें अपने दायित्व समझने होंगे और उनको अपने कर्तव्य के प्रति ज्यादा ईमानदार रहना होगा। जब तक ऐसा वो नहीं कर पाएंगे तब तक सरकारी स्कूलों की दशा सर और भी दयनीय होती जाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। ठीक है डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, अभी अनुज श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि इतने सारे शिक्षक संघ बन गए हैं कि उनमें इकाई नहीं हो पाता, और यही वजह रहती है कि उनकी तमाम जायज मांगे वो जो है वो कहीं इसी गुटबाजी में खो जाती हैं, उन पे काम नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं एक अम्ब्रेला के नीचे आप सब लोग आ जाते, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें। ये लड़ाई क्या है आखिर, अलग अलग ग्रुप बनाने के उद्देश्य क्या है? आखिर हित तो शिक्षकों का ही आपको करना है ना, शिक्षकों के हित के लिए संघ बनाए गए हैं, जितने भी संघ हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक संघ हो या अन्य कोई शिक्षक संघ हो। ये सवाल मुझे अनुज श्रीवास्तव जी का जायज लगा, मैंने कहा इसका बेहतर जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। लेकिन शायद इनको पता नहीं है, एक शिक्षक महासंघ बना हुआ है जिसमें 18 शिक्षक संगठन जुड़े हुए। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, और माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और विधान परिषद में नेता शिक्षक दल माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी उसके संयोजक। अभी बैठक हुई, उसमें डिग्री कॉलेज भी है, अरबी मदरसा भी है, अनुसूचित जात शिक्षक संघ भी है, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ है, बेसिक शिक्षक संघ है, शिक्षक संघ है। 18 संगठनों, शिक्षक संगठनों का मिला हुआ एक संगठन है जो शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश है। तो वो निर्णय लेता है, सामूहिक निर्णय लेता है। पुरानी पेंशन की लड़ाई अभी चल रही थी, या जो और शिक्षकों को सुविधाएं दिए जाने, वो सभी अलग अलग संगठनों की मांग होती है। बहुत बड़ी रैली यहाँ लखनऊ में इको गार्डन पार्क में हुई थी, जिसमें लाखों शिक्षक आया था। तो ऐसा नहीं है, वो शिक्षक संघ सामूहिक रूप से बना हुआ है। लेकिन आज की सरकार की स्थिति बड़ी अजीब है, वो शिक्षकों के प्रति संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन हो गई है, उनकी मांगों के प्रति संवेदनहीन हो गई है। और उसे लगता है कि शिक्षकों की अगर हम कोई मांगे न माने तब भी हम सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता में जीत कर दिखाया, विरोध था, बहुत से शिक्षकों ने विरोध किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। पुरानी पेंशन एक बड़ी मांग थी। तो आज जो सरकार है, सरकार शिक्षकों के प्रति संवेदनशील नहीं होने के कारण जो मांगे हैं वो वर्षों से लंबित चली आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है, जो शिक्षक महासंघ है बराबर वो आंदोलन करता है, संघर्ष करता है। अभी शिक्षक महासंघ की बैठक अभी हुई थी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, फिर 9 अक्टूबर को बैठक फिर लखनऊ में सेंटिनल इंटर कॉलेज में वो आहूत की गई है। तो उसमें कुछ न कुछ निर्णय लिए जाएंगे और जरूरी जो मांगे हैं पूरी कराने के लिए जो भी संघर्ष संभव होगा वो किया जाएगा। मिश्रा जी, प्रदेश में 81,984 प्रधानाध्यापक हैं, बावजूद उसके 52,317 पद खाली हैं। अगर इतने पद प्रधानाध्यापकों के खाली हैं तो ऐसे में पढ़ाई कैसे हो? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि इन पदों को भरे जाने के लिए आपके जो शिक्षक संघ हैं उन्होंने क्या कोई किसी तरह की आवाज उठाई है? आवाज बहुत ज्यादा उठाई, और इसलिए सरकार ने अनेक विद्यालयों में प्रधानाचार्य का ही समाप्त कर दिया। विरोध बराबर हो रहा है। सरकार ने जो बिना, आप बताइए कि किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य विहीन कहीं विद्यालय संचालन की कल्पना कोई कर सकता है? लेकिन इस सरकार ने की। इस सरकार ने प्रधानाध्यापक के पद समाप्त कर दिए बेसिक विद्यालयों में। इसका विरोध किया जा रहा। पदों की, मैंने कहा ना कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की दोनों की कमी है। विद्यालयों के गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए दोनों चीजें आवश्यक है। क्योंकि जब प्रधानाचार्य नहीं होगा तो कैसे विद्यालय संचालित होगा? अब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी सरकार की ये कल्पना है कि हम प्रधानाध्यापक न होते हुए भी विद्यालय संचालित कराएंगे, वो करा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। इस पर भी हम लोग जितने भी धरने प्रदर्शन अभी होते हैं, और जो अक्टूबर में बैठक है, इस बैठक में जो निर्णय होगा तो आगे कोई ना कोई बड़ा संघर्ष कार्यक्रम बनेगा। ये सारी मांगे होंगी, सारी मांगे उठाई जाएंगी, और लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे, मांगे पूरा होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई आप लड़ते रहेंगे, संघर्ष आपका जारी रहेगा। आप सब लोगों ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अपना अमूल्य समय हमें दिया, और बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिली और हम लोगों की भी जानकारी में वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि सरकार इस आपकी बातों पर गौर करेगी, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही
कुछ न कुछ इस पर सरकार कदम उठाएगी, ऐसा विश्वास है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस को लेकर के ये थी हमारी आज की शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर ये आज की बहस थी। इसका हमारा एकमात्र उद्देश्य ये था कि तमाम सारी राजनीतिक बहस टीवी चैनलों पर लगातार चलती रहती है, लेकिन बगैर शिक्षा के उजाला नहीं है और इस उजाले की लौ को जलाए रखना है। इसलिए हमने कुछ अलग विषय चुना, अलग हटकर के चुना। शिक्षक होंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी इस समाज को शिक्षा रूपी उजियारे से हम रोशन कर सकेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।